फ्रेंड्स, आज क्लास 12th वाले विद्यार्थी कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम को सीखेंगे, जानेंगे। मेरे बच्चे ध्यान देंगे। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखे। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वो है क्या? कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट, VVI, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। ध्यान से सीखिएगा मेरे बच्चे, है ना। ये कूलम्ब का नियम, ये कूलम्ब्स लॉ जो है सभी के लिए, नीट, जेईई, एयरफोर्स, NDA, तो मेरे बच्चे, है ना, ये जो कूलम्ब का नियम है, कूलम्ब्स लॉ जो है, वो नीट, जेईई, एयरफोर्स, NDA सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, इसको ध्यान से सीखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम लोग पहले सीखे, उसके बाद हम लोग कूलम्ब का नियम, धीरे धीरे हम लोग आगे इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग कूलम्ब्स का नियम। तो कूलम्ब के नियम को सीखने से पहले कूलम्ब किनका नाम था, कूलम्ब थे कौन, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। तो कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे मेरे बच्चे, एक वैज्ञानिक, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोगशाला में एक नियम दिया, किससे जुड़ा हुआ? तो इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ। निकाले क्या? वो इलेक्ट्रिक फोर्स, मेजर क्या किए? वो इलेक्ट्रिक फोर्स को। किसके आधार पर? तो एक टॉर्सनल बैलेंस, है ना। उनके एक्सपेरिमेंट में क्या था? तो एक टॉर्सनल बैलेंस। ये टॉर्सनल बैलेंस क्या था? तो ये टॉर्सनल बैलेंस था इफेक्टिव मेजरमेंट। ये इफेक्टिव मेजरमेंट से क्या मेजर किए? तो फोर्स को। कौन सा फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स से ही जानेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स से जानेंगे, चार्ज से जुड़ा हुआ है। और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट में हम लोग पढ़ेंगे, जिनका नाम था इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ और मैग्नेटिक फोर्स में इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये दोनों का मेजरमेंट, दोनों फोर्स का मेजरमेंट कूलम्ब साहब ने किए थे, कूलम्ब ने किए थे। इनका पूरा नाम क्या था मेरे बच्चे? तो जान ले, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब। क्या नाम था इनका? चार्ल्स अगस्टिन डे कूलम्ब, इनका पूरा नाम था। तो आइए हम लोग जानते हैं उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने लेबोरेटरी में इलेक्ट्रिक फोर्स को कैसे निकाले। तो क्या बोले, ध्यान से देखिएगा। कूलम्ब्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब के नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to directly proportional to charge at rest, to charge at rest, that is F directly proportional to Q1 Q2। इन्होंने पहला क्या बोले कूलम्ब साहब ने एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने बोले कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एट रेस्ट, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर, यानी क्या बोले? विद्युत बल दोनों आवेश के परिमाण के सीधा समानुपाती होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोले उन्होंने मेरे बच्चे? विद्युत बल दोनों आवेश के परिमाण के सीधा समानुपाती होता है।
फिर क्या लिखा है, रेस्ट, यानी जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, रेस्ट में। क्या रहेगा मेरे बच्चे, रेस्ट में। यहाँ देखिए फिगर इसको ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए ये जो चार्ज है एक Q1 और ये Q2, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो चार्ज है वो चार्ज क्या लेंगे हम लोग बच्चे, पॉइंट चार्ज। क्या लेंगे हम लोग, पॉइंट चार्ज को लेंगे। तो Q1 हो गया, Q2 हो गया, और ये दोनों चार्ज है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस क्या है, R। ये डिस्टेंस क्या है मेरे बच्चे, R। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, है ना। ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में क्या बोले उन्होंने, ध्यान दीजिए, फिर बोले क्या कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड। यानी क्या बोले मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यही देखिए दोनों पॉइंट चार्ज है। ये चार्ज क्या लिए उन्होंने अपने लेबोरेटरी में, पॉइंट चार्ज को। क्या लिए थे वो, पॉइंट चार्ज को। अब पॉइंट चार्ज के बीच क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है, R। तो इस R का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कौन सा R का, R स्क्वायर, यानी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हो सकता है विद्युत बल, ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है मेरे बच्चे, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया समीकरण फर्स्ट, ये हो गया समीकरण सेकेंड। नाउ तो हम लोग अभी देखें दोनों स्टेटमेंट, कूलम्ब साहब का दोनों स्टेटमेंट। तो फिर से एक बार देख ले मेरे बच्चे, ध्यान से सुन ले। कूलम्ब साहब ने क्या लिए, 2 पॉइंट चार्ज। कितना पॉइंट चार्ज लिए, 2 पॉइंट चार्ज। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या मेजर किए, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को। किसको मेजर किए, इलेक्ट्रिक फोर्स को। किससे, तो टॉर्सनल बैलेंस से। किससे वो मेजर किए, तो टॉर्सनल बैलेंस से। एक मेजरमेंट है जिससे कूलम्ब साहब ने, उसके बाद कैवेंडिश ने भी उसका उपयोग जो है कुछ फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए किया था, जिसका नाम था टॉर्सनल बैलेंस। आइए अब ये जो 2 समीकरण हम लोग लिए हैं, वो दोनों समीकरण का भी यूज करेंगे। तो क्या किए देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकेंड से आइए देखते हैं। तो क्या था फर्स्ट में, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं अब सीधा सीधी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया समानुपाती। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल, है ना, समानुपाती। तो किसका समानुपाती, तो Q1 Q2 का और R स्क्वायर का, दोनों का यूज कर लिए, है ना, क्योंकि लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों समीकरण से। अब देखिए मेरे बच्चे, जब हम लोग किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को, है ना, किसी भी समानुपाती को हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग या तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट उसके नियम से लेते हैं या अपने नियम से भी रख सकते हैं। तो कूलम्ब साहब के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं, उनका कांस्टेंट क्या था, आई चलते हैं। और F, अब इसको हटाएंगे तो मेरे बच्चे देखिए इक्वल हो गया। अब इसके जगह पर आ गया A और हो गया Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये हम लोग ने मान लिया। A क्या है यहाँ, वेयर, जहां A इक्वल टू कांस्टेंट। A क्या है, कांस्टेंट। और इस A का वैल्यू, A का मान कूलम्ब साहब ने अपने लेबोरेटरी में, अपने एक्सपेरिमेंट में इसका वैल्यू
उन्होंने ही निकाल दिए थे। और क्या आया था देखिए ध्यान से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ए का वैल्यू क्या आया था मेरे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। इसका वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। आपको याद रखने का एक ट्रिक बता देते हैं। देखिए 9 अब पावर क्या है 9, तो 9 × 10⁻⁹ कैसे निकला, तो देखिए इस एप्सिलॉन नॉट और देखिए एंड एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी वायु में किसमें, वायु में या मुक्त आकाश में, वायु में या मुक्त आकाश, फ्री स्पेस भी कर सकते हैं। फ्री स्पेस, वायु या मुक्त आकाश की प्रावैधता या इसी का एक नाम और है, बोलते हैं इसको विद्युतशीलता। तो दोनों याद रखेंगे। इंग्लिश में एक ही होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। हिंदी में ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, वायु या मुक्त आकाश की प्रावैधता या विद्युतशीलता। प्रावैधता भी कहते हैं, प्रावैधता या विद्युतशीलता, इसका नाम है एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान देंगे, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, इसका मान होता है, उन्होंने अपने लेबोरेटरी में मेजर कर दिए थे। क्या होता है ध्यान देखिएगा, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और एक यूनिट और होता है मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं फराड पर मीटर। ये फराड पर मीटर जो है, आप लोग को कैपेसिटर जब पढ़ाएंगे तो वहां पर आप लोग को प्रूफ कर देंगे कि फराड पर मीटर कैसे होता है ना। लेकिन ये वाला यूनिट इस फॉर्मूला से प्रूफ हो जाएगा, है ना। देखिए कैसे होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया, तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं हम लोग फराड पर मीटर। अब इसका वैल्यू जो है हम लोग इसमें रखेंगे इक्वेशन 3 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। ये हो गया आपका कूलम्ब्स फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी दोनों तरह का फोर्स कहते हैं इसको। कूलम्ब्स फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं, एक फोर्स और नाम है इसी को, और सेंट्रल फोर्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, सेंट्रल फोर्स। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कूलम्ब्स फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स, सेंट्रल फोर्स, बोथ, नन। तो दोनों कहेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रल मतलब केंद्रीय फोर्स। नाउ तो मेरे बच्चे आप लोग देखे अभी, तो F का क्या निकल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। इसको पढ़ते क्या है मेरे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट। पढ़ने के लिए देखिए, पढ़ने के लिए इसको पढ़ते क्या है, पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए जिसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, उच्चारण के लिए। उच्चारण कैसे करते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। देखिए लिख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, पढ़ने के लिए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल गया आप लोग को, ये निकल गया क्या फॉर्मूला,
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का ये मैग्नीट्यूड निकल गया। किसने निकाला? ये कूलम्ब साहब ने। कूलम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं, इसलिए कूलम्ब साहब ने इसको निकाला। दोनों चार्ज पार्टिकल है। Q1 Q2 क्या है? चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज पार्टिकल लेते हैं। R क्या है? डिस्टेंस, और इसका वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9। अब हम लोग आगे चलते हैं, है ना। अब ये तो निकल गया वैल्यू। अब कूलम्ब साहब ने यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। अब ये एप्सिलॉन नॉट जो है इसका SI यूनिट और इसका डायमेंशन होता है। तो SI यूनिट तो आप लोग देखे, वैल्यू भी देखे हैं, है ना। डायमेंशन देखना है, देखिए यहाँ पर। तो एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट क्या हो जाएगा? इसका कूलम्ब स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। फोर्स है, चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर। चूंकि चार्ज पार्टिकल 2 है तो Q1 Q2 हो गया, डिवाइड हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम लोग चलेंगे इसका डायमेंशन। डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। फॉर्मूला देखिए, यही है आपका फॉर्मूला, मालूम हो गया। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स और डायमेंशन के लिए फॉर्मूला जरूरी होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही ड्राइव करते हैं। क्या करते हैं मेरे बच्चे? फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल लिए? इसका SI यूनिट निकाल लिए हैं। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे? डायमेंशन निकाल लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला SI यूनिट में क्या लिख लीजिए? फराड पर मीटर। दोनों पे याद रखिएगा। इसको आगे बता देंगे मेरे बच्चे कहाँ से आते हैं। तो कैपेसिटर में थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, ड्राइव करेंगे। और कैपेसिटर को इसी यूनिट में पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ना है, वो अंतिम चैप्टर आपका है। तो देखिए कैसे आता है। तो C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, है ना। तो C हो गया कैपेसिटर, कैपेसिटर का SI यूनिट होता है फराड। ये हो गया एरिया, ये हो गया डिस्टेंस, नीचे हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये हो गया एरिया। ये कटेगा, आ जाएगा फराड पर मीटर। तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। कैपेसिटर में थोड़ा धैर्य रखें, आएगा समझ में, है ना। अब हम लोग चलते हैं इसका डायमेंशन की ओर। तो देखिए 2 नंबर जो है आप लोग का बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि व्हाट इज SI यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का SI मात्रक एवं विमा ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। कंसेप्ट को आराम से बन जाएगा, ध्यान से देखिए। तो फॉर्मूला यहाँ पर से हम लोग कर लेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हो गया, है ना, ऊपर कर दिए, हो गया Q1 Q2 बाई 4 पाई F। ये आपका आ गया एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला आ गया तो देखिए हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। चार्ज का होता है डायमेंशन, एक चार्ज के लिए 80, तो 2 है, 2 के लिए 80 × 80 डिवाइड बाय 4 पाई। 4 पाई संख्या में बच्चे इसका कोई यूनिट और ना ही कोई डायमेंशन होता है, यानी नो यूनिट नो डायमेंशन, संख्या का, नंबर का। लेकिन फोर्स का तो होता है डायमेंशन। तो फोर्स का होता है MLT-2। अब सभी को कर देंगे ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऊपर कर दिए, तो हो जाएगा M-1 L-1 और T⁻2 और T, तो हो जाएगा T⁻4 × A²। ये देखिए निकल गया इसका डायमेंशन, इसका एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये आपका निकल। ये सीखे हम लोग। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि वेक्टर फॉर्म में ये क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सीखेंगे। तो कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। हम लोग वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को जानेंगे। तो देखिए मेरे बच्चे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको। देखिए वेक्टर के रूप में दे दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई। अब देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, अब नीचे लिख रहे हैं r⁴ और ऊपर लिख रहे हैं पोजीशन वेक्टर r। वेक्टर में दिखाना है
तो देखिए ये इसको तो हम लोग वेक्टर में नहीं दिखा सकते हैं। चार्ज पहले से ही प्रूव है कि यह स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए उस पर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट में चेंज कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। तो क्या किया है, एक आर को नीचे से एक आर ऊपर को, तो आर को नीचे से किया तो आर स्क्वायर में आर क्यू हो गया और वही ऊपर आर हो गया आर वेक्टर फॉर्म में। आई देखिए ये जो वेयर ये जो पोजीशन वेक्टर आर है ये देखिए होता है आर एन, यानी इस रूप में। एन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन बतलाने वाला है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो ये हो गया। अब ये देखिए इसका है ना, ये क्या हो गया, इसका डायरेक्शन। एन क्या हो गया, इसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन बतलाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स का जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो उस वेक्टर के रूप में ध्यान से रखते हुए वेक्टर के फॉर्म में उसको भी सॉल्व करेंगे। वेक्टर के रूप में दिया रहेगा तो वेक्टरली ही सॉल्व करेंगे। आइए, तो ये हो गया आपका वेयर आर क्या है, पोजीशन वेक्टर आर, और एन हो गया उस पर दिखा दिया एरो से। एन क्या है, यहाँ पर एन को लिया जाता है जनरली यूनिट वेक्टर के रूप में, और यूनिट वेक्टर आप लोग जानते हैं ये होता है आई जे के, यानी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से हम लोग तुलना करें। तो ये देखिए आपका हो गया कूलम्ब्स लॉ किस फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हो गया मेरे बच्चे। अभी हम लोग सीखे हैं इतना सारे चीज को। अब ध्यान सुनिए, इसके बाद जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट जब होता है, कोई भी साइंटिस्ट अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनकी एक लिमिटेशन होती है। हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, सीमाएं जिसको बोलती है। तो कूलम्ब साहब के भी लिमिटेशन थे, उनका भी एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन था। तो वो लिमिटेशन क्या है हम लोग देखते हैं। ये बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है क्वेश्चंस को, तो हम लोग देखते हैं। नाउ लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, देखिए यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब, COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब के नियम की सीमाएं, कूलम्ब के नियम की सीमाएं। आइए अब हम लोग जानते हैं इसकी सीमाएं कि कूलम्ब्स का क्या लिमिटेशन था। उसके एक्सपेरिमेंट में जब वो किए तो क्या क्या चीज़ को उनको ध्यान में रखना पड़ा, क्या क्या हुआ। तो 3 सीमाएं में बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 लिमिटेशन है इनके। पहला लिमिटेशन क्या था कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से देखिए, जो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 और डिस्टेंस है ये R। ये जो पॉइंट चार्ज है, जो चार्ज पार्टिकल है, देखिए ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। देखिए जिधर दोनों चार्ज पार्टिकल है, जिधर इसका लाइन है, एकदम लाइन के ज्वाइनिंग है, यानी दोनों आवेश जो है, दोनों आवेश इस पर लगने वाला जो फोर्स है, दोनों चार्ज पार्टिकल के क्या है, अलोंग है, यानी इसी के अलोंग है। इसीलिए कहा गया है इसका पहला कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्ज। जो विद्युत बल है वो दोनों आवेश के रेखा के अनुदिश है। आइए देखते हैं इसको। पहला लिमिटेशन, इलेक्ट्रिक फोर्स इज always along the line joining of 2 charges। विद्युत बल दोनों आवेशों के रेखा के अनुदिश लगने वाला बल होता है। थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे, है ना। इससे पहले भी समझाने का प्रयत्न किया, फिर से एक बार देखिए। कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस, यानी कि जो विद्युत बल है वो हमेशा
दोनों आवेशों के रेखा के अनुदिश लगने वाला बल होता है। मतलब ये हो गया मेरे बच्चे कि अगर चार्ज पार्टिकल इधर है ऐसे और ऐसे, तो ये लाइन हो गया ऐसे, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ऐसे ही लगेगा। ऐसा नहीं कि चार्ज पार्टिकल इधर है और फोर्स इधर लगेगा। फोर्स लगेगा मेरे बच्चे इधर, कभी कभी नहीं लगेगा। चार्ज इधर है तो फोर्स भी इधर ही लगेगा। अगर दोनों चार्ज पार्टिकल इस तरह से है तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। सेकंड देखिए, सेकंड लिमिटेशन क्या कहता है? कहता है सेकंड लिमिटेशन में कि यदि दोनों चार्ज अनलाइक है, डिसिमिलर है, तो उसके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। और अगर दोनों चार्ज लाइक है यानी सिमिलर नेचर का है, समान स्वभाव का, तो उसके बीच जो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स वो कैसा होगा मेरे बच्चे, रिपल्सिव, यानी उसके बीच बिलगा, है ना, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए, इफ टू चार्जेस आर unlike then force is attractive, and if two charges are like then force is repulsive। यदि दोनों आवेश विपरीत स्वभाव के हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। यदि दोनों आवेश समान स्वभाव के हैं, कौन स्वभाव के मेरे बच्चे, समान स्वभाव के है, तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा मेरे बच्चे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्लियर है? जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टी में भी देखे थे, है ना। अब हम लोग चलते हैं लिमिटेशन नंबर 3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड नंबर हम लोग देखें लिमिटेशन। थर्ड नंबर क्या कहता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए। थर्ड नंबर जो है इंपॉर्टेंट है, VVI है। कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। मतलब कूलम्ब साहब ने जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला वो डिपेंड्स करता है माध्यम पर, किसी माध्यम पर डिपेंड्स करता है, किसी माध्यम पर निर्भर करता है। अब ये माध्यम क्या है, इसी को समझना है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, तीन चीज आएगा, एक एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर एवर आपको बता देते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो कि पहले आ चुका है ना, एक आएगा एप्सिलॉन और एक आएगा एप्सिलॉन आर। और ये यहीं से जो है इन लोगों के बीच एक रिलेशन भी आएगा इसी थ्योरी से, इसीलिए जो कि है इम्पोर्टेंट। तो लिमिटेशन तीसरा में क्या है, तो यही है कि विद्युत बल जो है किसी माध्यम पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर। इसको देखिए, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन पढ़ने के लिए हो गया। अब क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। आइए पहले हम लोग थ्योरी में चलते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम
विद्युत बल किसी माध्यम पर निर्भर करता है, किसी माध्यम पर निर्भर करता है। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, क्या लिखे? इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। ये तीसरा लिमिटेशन, यानी लिमिटेशन अब खत्म हो गया कि विद्युत बल जो है किसी माध्यम पर निर्भर करता है। अब वो माध्यम क्या है, अब हम लोग नोट करके यहाँ पर सीखेंगे। तो ये 3 लिमिटेशन था जो आप लोग जान गए, लिमिटेशन खत्म हो गया। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट में, यहाँ पर नोट, है ना, ये नोट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो नोट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बिहार बोर्ड वाले में आ चुका है, सीबीएसई वाले में भी वो आ चुका है। तो क्या है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिएगा, ये बीबीआई में अभी क्या लिखे, है ना, लिमिटेशन नंबर 3 में आते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, and its value decreases 1/k times its own value in free space। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, 3 नंबर लिमिटेशन में सिर्फ था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो नेचर पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम पर निर्भर करता है। अब हम लोग नोट में देख रहे हैं, ये लिमिटेशन हो गया, क्योंकि लिमिटेशन जो है 2 मार्क्स में आता है, इसलिए उसे ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं इसी के एक्सप्लेनेशन से, है ना, नोट करके हम लोग देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, माध्यम पर निर्भर करता है, एंड इट्स वैल्यू, और इसका मान डिक्रीजेज मतलब घटता है, 1/k टाइम्स, कितना गुना से, तो 1/k। अब k क्या है यहाँ पर, तो आप लोग को हम बताते हैं 1/k टाइम्स इट्स ऑन वैल्यू इन फ्री स्पेस, यानी कि अपने ही वैल्यू से, जो वायु में उसका वैल्यू था, हवा में जो उसका वैल्यू था, उसके ही वैल्यू से कितना घट जाता है, तो 1/k टाइम्स। इसका मतलब क्या हो गया, तो देखिए, दैट इज F डैश इजकल टू, F डैश ले आप ले लिए FM इजकल टू F एयर बाई K, F एयर बाई K, FM हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, माध्यम में इलेक्ट्रिक फोर्स का मान, इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम, और F एयर का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स इन एयर, यानी हवा में इलेक्ट्रिक फोर्स, और कितना टाइम से घट गया था, तो 1/k टाइम से। अब इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे मेरे बच्चे, देखिए ध्यान से, ये तो थ्योरी से आया, चूंकि थ्योरी जो होता है मेरे बच्चे, जो सिद्धांत होते हैं, थ्योरी जो होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होते हैं। देखिए थ्योरी से ये आया FM इक्वल टू F एयर बाई K। अब हम लोग इसी नोट में, है ना, इसको प्रूफ भी करेंगे, जहाँ से बहुत सारे वैल्यू भी आएंगे, है ना। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं, देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड इट्स वैल्यू डिक्रीजेज 1/k टाइम्स इट्स ऑन वैल्यू इन फ्री स्पेस। इसका अर्थ हो गया कि माध्यम का जो विद्युत बल है, हवा के विद्युत बल में कितना गुना जो है उससे अधिक होता है, तो 1k टाइम्स, यानी कि जो हवा का विद्युत बल है, वायु में जो विद्युत बल है, वो जो है माध्यम के विद्युत बल से क्या होता है, 1/k टाइम्स क्या होता है, डिक्रीज करता है, घटता है, उसका वैल्यू घटता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि विद्युत बल जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, किसी माध्यम में ले जाने पर उसका वैल्यू जो है घटता है। यानी हवा में अगर 10 न्यूटन है, तो माध्यम में उसका वैल्यू घट करके 6 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन हो जाएगा। वो डिपेंड्स किस पर करेगा,
के पर। अब इस के को क्या कहते हैं तो देख लीजिए मेरे बच्चे, के को कहते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको प्रावैद्युत स्थिरांक। क्या बोलते हैं इसको? प्रावैद्युत स्थिरांक। और इसी के को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। अब ये एप्सिलॉन आर क्या है? तो रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैधता, जो कि अभी आगे आएगा। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैधता। तो फिर से एक बार समझ लीजिए मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए कि कहने का सेंस ये हो गया कि हवा में जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, और अगर हम किसी माध्यम में, माध्यम मतलब पानी हो गया, जैसे आयल हो गया, ग्लास हो गया, यानी हवा को छोड़ के किसी भी चीज में ले गए, तो उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू जो है के पर निर्भर करेगा। किस पर करेगा? के पर निर्भर करेगा। और इसका जो वैल्यू है, जो माध्यम में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका वैल्यू क्या होगा? घटेगा, डिक्रीज करेगा, घट करके के डिपेंड के अनुसार, उस पर निर्भर करके उसका वैल्यू क्या होगा? कम जाएगा। तो हम लोग चलते हैं, है ना, इसको और एक्सप्लेन करते हैं आगे, तो और क्लियर हो जाएगा ना। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान से देखिए। देखिए जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि एयर में कोई जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एयर में, उसका वैल्यू है 15 न्यूटन, और के का वैल्यू उस मीडियम में जिसमें डाला गया है ना, जिसमें डाला गया है ना, उस मीडियम में के का वैल्यू है सपोज कीजिए 2। कितना है? 2। तो कहता है कि उस माध्यम में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है Fm = F एयर बाई के। F एयर 50 और के का वैल्यू 2, कट के आगे कितना? 25 न्यूटन। तो देखिए F एयर 50 न्यूटन, तो माध्यम में जो मीडियम में है उसका वैल्यू कितना है? 25 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि माध्यम का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका वैल्यू कमेगा कितना टाइम्स? 1/8 टाइम्स। अब इस के का वैल्यू जो है एयर में, हवा में, याद रखिएगा, के का वैल्यू एयर में 1, हमेशा ऑलवेज 1। के का वैल्यू एयर में कितना होता है मेरे बच्चे? 1 होता है। के का ही नहीं, एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैधता। रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक प्रावैधता का वैल्यू भी एयर में कितना होता है? 1 होता है। लेकिन माध्यम में, जैसे वाटर, एज फॉर एग्जाम्पल मीडियम वाटर, तो वाटर में के का वैल्यू जो देखा गया है मेरे बच्चे, वो क्या है? 80। कितना है? 80, है ना, देखा गया है ना, ऐसा लिया गया है ना। के का वैल्यू कितना? 80 लिया गया, 80 लिया है। तो आप सिर्फ वैल्यू एयर में याद रखें, बाकी अदर मीडियम को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके न्यूमेरिकल्स में मेंशन रहेंगे। सिर्फ एयर में इसका वैल्यू याद रखें कि एयर में इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। बाकी अदर मीडियम में इसका वैल्यू क्या होगा? अधिक होगा, 1 से क्या होगा? अधिक। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि के का वैल्यू जो है एयर को छोड़ के अदर मीडियम में 1 होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है। तो मेरे बच्चे जब भी होगा तो 1 से क्या होगा? अधिक होगा, ग्रेटर देन 1। अब हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा डीप, यहाँ से अभी कुछ फॉर्मूला कुछ ड्राइव होंगे, ध्यान से देखिए। आइए अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होता है। देखिए नोट नंबर 2, प्रूफ Fm = F air by K। Fm = F air by K, इसको साबित करते हैं, प्रूफ करते हैं, है ना।
देखिए यहाँ से प्रूफ करेंगे तो 2 नंबर जो आता है बिहार बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले, यहाँ से वो आ जाएंगे, निकल जाएंगे अपने आप। देखिए प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं मेरे बच्चे। देखिए प्रूफ एफ एयर का वैल्यू होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। किसके अकॉर्डिंग मेरे बच्चे? तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एयर में वैल्यू होता है। हम लोग जस्ट अभी उसको प्रूफ किए थे, है ना, निकाले थे कूलम्स के अकॉर्डिंग। अब ये मीडियम है, अब मीडियम लीजिए, मीडियम का 1/4 पाई। अब देखिए आ गया क्या? एप्सिलॉन। यानी मीडियम के लिए, है ना, हम लोग एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नहीं, क्या लेंगे? एप्सिलॉन से। और चार्ज पार्ट के लिए वही रहेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं? तो परमिटिविटी इन मीडियम, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। अब इसका कोई वैल्यू नहीं होता है मेरे बच्चे, इस एप्सिलॉन का कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है ना, लेकिन एप्सिलॉन का कोई वैल्यू नहीं होता। अब हमको प्रूव करना है Fm इक्वल टू F एयर बाई K। तो इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकेंड। आइए तो अब करते हैं हम लोग, है ना। तो F एयर, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए एफ एयर बाई एफ एम। एफ एयर कितना मेरे बच्चे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर कट गया, कैंसिल कर दिया, है ना। तो मेरे बच्चे देखिए एफ एयर बाई एफ एम, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एयर बाई एफ एम कर दिए। 4 पाई से 4 पाई Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कट गया। तो आ गया क्या मेरे बच्चे? देखिए तो जो नीचे है कहाँ चल गया? ऊपर, और नीचे बच गया आपका एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, नाउ ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, ध्यान से, है ना। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए तो एफ एयर बाई एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को बोलते हैं मेरे बच्चे के, या इसी को बोलते हैं एप्सिलॉन आर। और तब क्या हो गया? देखिए तो हम लोग प्रूफ करना है, तो हो जाएगा एफ एम इक्वल टू एफ एयर बाई के। ये हो गया आपको प्रूफ। देखिए यहाँ पर 2 चीज आया, देखिए एक ये और एक आपका। तो के को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी। के को बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। और एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। अब इसका डिफरेंस देखिए, के का आपका आ चुका है डिफाइन करने के लिए। तो के को कैसे डिफाइन करेंगे? तो के को डिफाइन करेंगे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन मीडियम टू द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखिए यहाँ से मेरे बच्चे एक फॉर्मूला और ड्राइव हो गया, यानी एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ एम इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई। अब इसको चेंज कर देंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और के भी ले सकते हैं या एप्सिलॉन आर भी ले सकते हैं, Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, है ना। इसी को देखिए लिख सकते हैं इस तरह से भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
है ना। Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, या Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इससे भी न्यूमेरिकल्स पूछता है अगर मीडियम में दिया रहेगा तब। तो ये भी एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो मेरे बच्चे देखिए, ये था कूलम्ब साहब का एक्सपेरिमेंट, कूलम्ब साहब की लिमिटेशन यानी कूलम्ब्स लॉ का हम लोग आज इतना देखें। अगले वीडियो में हम आप लोग को कूलम्ब्स लॉ के रिलेटेड प्रॉपर्टीज बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रॉपर्टीज, गुण, यानी विद्युत बल के गुण, कूलम्ब्स लॉ के गुण, कूलम्ब्स लॉ के प्रॉपर्टीज को, और वहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। उसके बाद हम लोग कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी जानेंगे। तो आपका मनोज सर।